Hello, students. Welcome to an Academy IAS Champion. I hope that your health and your studies both are doing excellent. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के पॉलिटिक्स के बारे में. आपको पता होगा there is one area which is very much problematic for India. It is not Indo-Pacific. It is not Europe. It is not America. It is our immediate neighborhood, which is South Asia. So the biggest problem which India is facing at this point of time is a turbulent South Asia where countries after countries are collapsing and we are witnessing a lot of changes in politics. Recently, what we witnessed was a complete collapse of the state of Bangladesh, the fleeing of Sheikh Hasina, and coming of a new leader completely out of the box, Muhammad Yunus. The similar kind of thing we are witnessing in Sri Lanka, where all the traditional political parties and the so called big leaders or the elites of Sri Lanka have completely lost this election, and a relatively new party which has never performed better in any of the election since its existence, this time it has performed exorbitantly well, which reflects a change, which reflects that people hope that a new leader with a new political party will bring some sort of fundamental changes in how Sri Lanka is governed. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि श्रीलंका में आखिरकार क्या ऐसा हुआ है, श्रीलंका के इलेक्शन का रिजल्ट क्या है और इन चीजों का इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, क्या अच्छा होगा या क्या खराब होगा. तो इसको आप जरूर देखें. इस पर्टिकुलर सेशन में काफी छोटा बट इंटरेस्टिंग सेशन ये होगा. सो दिस इज द हेडलाइन विच वी आर डिस्कसिंग कि श्रीलंका में आपको पता है 21 सितंबर को इलेक्शन हुआ, रिजल्ट्स आए, एंड दिस पर्सन whose name is Aruna Kumara Disyanke. He won the election, जिनको श्रीलंका के लोकल पॉलिटिक्स में AKD भी कहा जाता है. ये चुनाव जीत के आए और ये पर्सन जो है वो मार्क्सिस्ट लीडर है, मतलब कार्ल मार्क्स, समाजवाद, इन विचारधाराओं से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है. आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अकेडमी आईएएस के चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं. इसके अलावा करोल बाग में न्यू दिल्ली में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 23 सितंबर और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 19 सितंबर को स्टार्ट हो चुके हैं. साथ ही साथ प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं. आपको पता है फ्रेंड्स कि अकेडमी आईएएस जो है वो जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा आप हमारे एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के कोई भी 4 ऑफलाइन ब्रांच पे आना होगा. अगर आप अभी इमीडिएटली नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन काफी सिंपल, क्लियर और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन में दिए जाएंगे. So with this basic information, let us try to understand the politics of Sri Lanka. So this is the news which we are discussing about, that a Marxist leader whose name is AKD has become the new president of Sri Lanka. और ये क्यों खास हो जाता है? बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमी जब कोलैप्स हुई थी 2022, उसके बाद श्रीलंका के उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा. उसके रिप्लेसमेंट में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जिनके लीडर थे विक्रमसिंघे. तो ये एक तरीके से पहला इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है श्रीलंका के इकोनॉमी कोलैप्स के बाद. इसलिए बहुत लोगों की नजर थी कि क्या श्रीलंका इकोनॉमी कोलैप्स के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएगी, क्या ये एनार्की, लॉलेसनेस की तरफ तो नहीं बढ़ेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रादर श्रीलंका में एक सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेटिकली एक नए लीडर चुन के आए जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिस्यंके. सेकेंड नंबर पे आए संजीत प्रेमादासा और थर्ड नंबर पे आए जो अभी करंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे विक्रमसिंघे. अब एकेडी है कौन? तो एकेडी जो है प्राइमरली एक अलायंस है जिसका नाम है नेशनल पीपल पावर, एनपीपी. जैसे मान लो इंडिया में आप एनडीए कह लो, यूपीए कह लो, तो ऐसी एक पॉलिटिकल अलायंस है. और इस पॉलिटिकल अलायंस में प्राइमरली मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं और प्राइमरली वो पार्टीज हैं जो ट्रेडिशनल पार्टीज नहीं है. मान लीजिए आपका, जैसे हम लोग कहते हैं थर्ड फ्रंट, तो वैसे ही वहां पे आप कह लो इसको थर्ड फ्रंट. ना ही कोई कांग्रेस है ना ही कोई बीजेपी है. तो जितने भी वहां के मेजर पार्टीज थे
वो इसमें नहीं है। इसमें सारे मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, उन विचारधाराओं की पार्टी है। और जो एकेडी की पर्सनल पार्टी है जिसको वो हेड करते हैं वो है जेवीपी। तो जेवीपी के वो हेड हैं और नेशनल पीपल पावर एक अलायंस है जिसको वो लीड करते हैं और ये एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लीडर हैं। क्या काम किया इनके फेवर में, क्यों ये जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो ट्रेडिशनल एलिट्स थे, जो बड़े बड़े श्रीलंका के लीडर्स थे, क्यों उनको ये हरा पाए? इनका प्राइमरली कारण है बिकॉज आपको पता है कि जब इकोनॉमी क्राइसिस करता है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं बचता है, तो लोग को बदलाव चाहिए। लोग को चाहिए कि एक नया लीडर आए जो उनके लाइफ के मिजरीज को दूर कर सके, एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ला सके, करप्शन को खत्म कर सके, लोगों का भलाई, सोशल जस्टिस कर सके। और क्योंकि ये मार्क्सिस्ट विचारधारा के तो थे ही, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक नैरेटिव चलाया जहां पे एंटी करप्शन की बात की, एक नई पॉलिटिकल कल्चर की बात की। इन्होंने कहा कि मैं तो प्रेसिडेंट चुन के अगर आ भी गया तो मैं 45 दिन के अंदर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करूंगा, सो दैट लोग जो है वो मुझसे वापस से मेरा ट्रस्ट जाहिर करे। जैसे आप आम आदमी पार्टी में देख सकते हो, अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर दिए और कह रहे हैं कि नया इलेक्शन होगा, लोग भरोसा करेंगे। तो वैसे ही ये भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में प्रेसिडेंट अलग हो गया, पार्लियामेंट अलग हो गया, वहां पे मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर श्रीलंका सिमिलरली एकेडी ने यह भी कहा, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए आईएमएफ का एक बहुत बड़ा $1 बिलियन पैकेज है, लेकिन उस $1 बिलियन पैकेज में एक बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है। उन टर्म्स एंड कंडीशन श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उस टर्म्स एंड कंडीशन में श्रीलंका को टैक्स कट करना है, लोगों के लिए जो पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहा है उसको कम करना है। तो इसीलिए एकेडी ने कहा है कि आईएमएफ के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर श्रीलंका को लोन मिला है उसको ये वापस से रीनेगोशिएट करेंगे। तो प्राइमरली आप देख सकते हैं कि एक नया डिस्कोर्स, एक नया नैरेटिव, एक नया सिस्टम ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। आपको पता होगा सेम चीज पाकिस्तान में इमरान खान ने किया था। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया तो एक नया बदलाव लाएंगे एंड ऑल दोस थिंग। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या है आज, और ये एक श्रीलंका में, ये दुनिया भर में हो रहा है कि जितने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक डिक्लाइन देखने को मिला है, बिकॉज पीपल 50-100 साल से एक ही लीडर को देखते देखते, एक ही पार्टी को देखते देखते थक गए। आखिरकार बीजेपी की राइज क्यों हुई थी? बिकॉज लोग कांग्रेस से परेशान थे। आने वाले टाइम में लोग कांग्रेस से तो परेशान है ही, बीजेपी से भी परेशान हो जाएंगे, कोई नया पार्टी आएगा जो बिहार में जनसुराज कर रहा है। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन श्रीलंका, कि वहां के लोग अब परेशान थे, उनको एक नया लीडर विद एक नया वे ऑफ थॉट चाहिए था। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट होगा? अगर इंडिया के लिए बात किया जाए तो इंपैक्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज जेवीपी पार्टी जिसके ये लीडर हैं एकेडी, ये जेवीपी पार्टी की स्थापना हुई थी 1987 में, और इसकी स्थापना का एक सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी था, वो था एंटी इंडिया। ये हमेशा से पार्टी एंटी इंडिया रहती है। आप ये मत सोचना कि ये पार्टी पुरानी और मैंने कह दिया नया पार्टी है। ये पार्टी तो है पुरानी, बट कभी भी ये सत्ता में नहीं आई थी, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। अगर हम लास्ट चुनाव की बात करें तो इस पार्टी को 3% वोट आया था। सो उस सेंस में ये नहीं है, बट इन जनरल ये पार्टी पुरानी है, और ये पार्टी की स्थापना ही इस बेसिस से हुई थी कि इंडिया को श्रीलंका से बाहर करो। बिकॉज आपको पता है उस समय एलटीटीई, तमिल एलाम वर्सेस श्रीलंका की लड़ाई चलती थी। उसमें इंडिया बहुत ज्यादा बीच में, आपको पता है कि पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा था इंडिया। तो ये हमेशा से एंटी इंडिया, और इंडिया को ये एक्सपेंशनिस्ट पावर कहा है, इंडिया को एज ए एनिमी देखा है ये। और क्योंकि ये मार्क्सिस्ट पार्टी है तो ये हमेशा से प्रो चाइना भी रहा है। तो इंडिया के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी का आना, बिकॉज इट हैज ऑलवेज फॉलोड एन एंटी इंडिया पॉलिसी। इट हैज कॉल्ड इंडिया एज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। इट हैज ऑलवेज परसीव्ड एनिमी ऑफ श्रीलंका इंटरेस्ट। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया था कि इंडिया के इंटरफेरेंस को श्रीलंका से खत्म करना चाहिए। साथ ही साथ पार्टी ने इंडो लंकन एकॉर्ड ऑफ 1987, आपको पता है कि उस समय जब तमिल और बुद्धिस्ट की लड़ाई चल रही थी, इंडिया हमेशा से तमिल्स की बात रखता था, और उसी के बीच में बहुत बड़ा समझौता राजीव गांधी की सरकार ने किया था, जहां पे श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको कुछ ऑटोनॉमी दिया जाएगा, उनको कुछ ऑटोनॉमी दिया जाएगा इस अकॉर्ड के अंदर। इसके खिलाफ जेबीपी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज जो जेबीपी पार्टी है ये बुद्धिस्ट्स की पार्टी है, ये बहुत हार्डकोर बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो अपने मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जेबीपी के पार्टी के आने की वजह से एक इमीडिएट कंसर्न इंडिया के लिए होगा कि किस तरीके से श्रीलंकन तमिल जो वहां के माइनॉरिटी हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया बचा सके।
1987 इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड के अंदर श्रीलंका लोग को, श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ऑटोनॉमी दिया गया था, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स को ऑटोनॉमी अंडर द फेडरल सेटअप। और तीसरा कंसर्न है कि कैसे हम इंडिया का जो इमेज है जेवीपी के सामने, उनके लीडर्स के सामने कि इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट पावर है, और उन सारे लीडर्स का जो प्रो चाइना सेंटिमेंट्स है उसको हम खत्म करें। तो ये कुछ इमीडिएट कंसर्न्स इंडिया के लिए आ सकता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा पर्सन या ग्रुप जो फंसते हुए नजर आ रहा है इस पॉलिटिकल चेंज में, वो है अदानी ग्रुप। बिकॉज जेवीपी का पार्टी जो है वो हमेशा से एंटी अदानी, तो खासकर बहुत ज्यादा उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एंटी अदानी कैंपेन चलाया था। और अदानी ग्रुप का जो आपको पता है कि एक तो ऑलरेडी बांग्लादेश में पैसा फंसा हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा विंड प्रोजेक्ट श्रीलंका में आने जा रहा था, वो भी अब हो सकता है कि कैंसिल हो सके। बिकॉज इस ग्रुप ने, खासकर एकेडी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि इस विंड प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रुप को दिया गया है इसको हम इंप्लीमेंट होने से मना कर देंगे। तो अदानी ग्रुप जो है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में, तो हो सकता है कि इसके सारे इन्वेस्टमेंट फट सके। बट एक होप है इंडिया के लिए कि कैसे इंडिया जो है वो हो सकता है कि डिस्पाइट ये सब चीज होने के बाद, जेबीपी पार्टी के आने के बाद, एक हद तक इंडिया को लगता है कि चीजें ठीक हो सकती है। एकेडी जो है वो एक प्रैग्मेटिक लीडर हैं, उनको अपने देश का भला चाहिए। ये क्यों एक होप है हमारे सामने? बिकॉज 2024 में फरवरी के महीने में एकेडी इंडिया विजिट किए थे। बिकॉज एस जयशंकर को पहले ही पता चल चुका था कि एकेडी का माहौल श्रीलंका के पॉलिटिक्स में बन रहा है, इसलिए एकेडी इंडिया आए। और एकेडी ने इंडिया से डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस भी मांगी, कैपिटल मांगा, टेक्नोलॉजी मांगा, कहा कि हम लोग को आइसोलेटेड नहीं रहना है। तो 2024 में एकेडी ने प्रैग्मेटिज्म तो दिखलाया, ऑल्दो ये है तो एंटी इंडिया, बट इनको पता है कि इंडिया के बियॉन्ड ये कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने कुछ हद तक प्रैग्मेटिज्म दिखलाया है। अगर यही प्रैग्मेटिज्म को दिखलाते हैं, ये अपने देश के हित के बारे में देखते हैं, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, तो हो सकता है श्रीलंका की इकॉनमी बहुत अच्छे से रिवाइव कर सकती है। और ये देख सकते हैं मुलाकात आपको एकेडी और एस जयशंकर के बीच में। तो क्या एक डिफरेंट जेवीपी, क्योंकि जेवीपी जो हमेशा से एंटी इंडिया रही है, पिछले एक साल से जब से श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस है तब से जेवीपी का थोड़ा इंडिया के प्रति स्टैंड चेंज हुआ है। तो क्या ये जो बदलाव आया है जेवीपी में, ये कंटिन्यू रहेगा या जेवीपी चाइना के प्रति और क्लोज हो जाएगा? बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये एकेडी का स्टेटमेंट 2021 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां साल था तो बहुत अच्छा उन्होंने तारीफ किया था। जब ये जीत के आए तो जो शी जिनपिंग है उनकी बातचीत हुई है एकेडी के साथ, और उन दोनों का बीआरआई में कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात हुई है। आपको पता है कि बीआरआई के प्रोजेक्ट से हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका को खोना पड़ा, लेकिन तब भी श्रीलंका और शी जिनपिंग के बीच में बीआरआई के समझौता के ऊपर बात हुई है। सो हमारे लिए कंसर्न क्या है प्राइमरली कि जेबीपी पार्टी के आने से, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिकॉज पिछले एक साल से जेवीपी पार्टी थोड़ा सा इंडिया के साथ बैलेंस रखा है। क्यों रखा है? बिकॉज आपको पता है कि जो भी कंट्री इंडिया के अगेंस्ट गया है उसको पछताना पड़ा है। आप मालदीव्स में देख लो, मुइजू एंटी इंडिया करते रह गए, आज वही मुइजू को इंडिया से पैसा चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओथ सेरेमनी में आ रहे हैं। नेपाल में यही हुआ कि केपी शर्मा ओली हमेशा से एंटी इंडिया कैंपेन रहे, पावर में आए तो मोदी से मिलना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि इनको ये एकेडी को समझ में आ चुका है कि आज एंटी इंडिया से काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका दुश्मनी, जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट से, तो आप पूरे देश को बर्बाद कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया, हिटलर ने किया, राइट? श्रीलंका में शेख हसीना ने भी किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के, डेमोक्रेसी खत्म, सब खत्म, देश ही कोलैप्स हो चुका है। सो दैट्स व्हाई ये इंडिया के लिए कैसा इमर्ज होता है, द टाइम विल ओनली से। आप जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है श्रीलंका में जो चेंज हुआ है, और इंडिया के लिए जो साउथ एशिया में जिस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे। अगले सेशन में जरूर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। An Academy. Let's crack it.